खास करके दिल्ली और जम्मू कश्मीर की स्टोरीज. सो आई इनवाइट जय भाई एंड टीम टू प्लीज शेयर द स्टोरीज. सेल्फ कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये मीनिंग बोलूँगी कि हम लोग 100 लोग के सामने कोई बात नहीं कर पाते थे, मगर इस कैंप ने हमें वो तक सिखा दिया कि आप पीपल्स के सामने बात कैसे कर सकते हो. और हमने अपनी फीलिंग शेयर की, सर के साथ की, अपनी टीचर्स के साथ की और दूसरों के बारे में भी जाना बहुत कुछ. सो हमें ये कैंप बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी टीचर्स और प्रिंसिपल मैम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ. से स्टार्ट हो जाती है. Good morning everyone. The whole journey with Misal was very amazing. We came to know about many different things. कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो आपको पता थी but they were maybe in your subconscious. It helped us to bring those things, to face those things, those pains, those mistakes. It helps us to just come up with your own self. What you are facing, just face all those things rather than keeping them suppressed in your mind. I want to thank a whole team of Oasis. I especially want to thank Jay Bhai for giving us the opportunity to be the part of this Misal. Thank you. Okay, good afternoon. So आपने देखा वी हैव रिज्यूम्ड वर्किंग. हमने करीबन 1.5 साल के बाद, हम पहले से जम्मू कश्मीर में काम करते थे लेकिन बीच में वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वहाँ पे स्कूल्स वगैरह शुरू थे, तो हमने 1.5 साल के बाद काम करने की शुरुआत की. एक काम करने की शुरुआत होती है सितंबर 2020 से, जब अयमन जुड़ी हमारे साथ. तो अयमन की जर्नी हम फर्स्ट सुनेंगे, हाउ हर जर्नी विथ ओएसिस. अयमन का थोड़ा बैकग्राउंड मैं दे दूं. अयमन पिछले 6 महीने से ओएसिस के साथ जुड़ी हुई है. जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के बारे में कल बताया गया था आपको, उसके ज़रिए अयमन ओएसिस के साथ जुड़ी थी. बिफोर दैट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और 3 साल तक उन्होंने 3 या 4 साल तक
काम किया था, एंड आफ्टर दैट शी लेफ्ट दैट करियर टू परस्यू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ लव ओएसिस. सो Ayman. Good afternoon, everyone. First of all, lots and lots of love from Kashmir. So, let me begin with my journey from being a software engineer to this was actually 360-degree shift in my life. Like from an IT corporate world to, the social world into social work. This was a complete shift for me. So it all began from I got to know about Oasis from one of my known persons, and I actually didn't know exactly what Oasis is, what Oasis does, but कहते हैं ना कि जब किसी चीज को पाने what is that dialogue in that movie शाहरुख खान, चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाती है, तो something like that happened to me. ये मेरे अंदर पहले से था, हमेशा से था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, डायरेक्शन कैसे मिलेगी, प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, ये कभी समझ में नहीं आया. बट वही हुआ, नेचर ने ये था, जब किसी की चाहत होती है तो मिल ही जाता है. तो मुझे ओएसिस के बारे में पता चला, मैं ओएसिस के साथ जुड़ गई. फिर हमारे बहुत 1-2 महीने का प्रोसेस चला, बहुत ही इंटेंस प्रोसेस चला ओएसिस के साथ. फाइनली हम यहाँ आए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आए. 15 डेज का हमारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, जो एक बहुत मतलब वहां तो इट वाज कम्प्लीटली, मैं पहले तो समझ नहीं आ रहा था क्यों बुला रहे हैं. इंटरव्यू है तो 1 दिन 2 दिन 15 दिन के लिए क्यों बुला रहे हैं, वो भी इस ऐसे कोविड में बुला रहे हैं. पहले तो समझ नहीं आ रहा था, अरे यार कैसे लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं लाइफ रिस्क करो, ये रिस्क करो, आ जाओ. फाइनली वी वर हेयर. तो 15 दिन के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा अपने आप में भी, पहले ही वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, और 15 दिन पहली ऐसी जगह देखी जो आपको बुला रहा था ताकि आप उसके सोल को जान सको, ताकि आप ऐसे ना हो. मतलब उनका एक्चुअली मकसद ये नहीं था कि हमें बस एक एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए, बल्कि ऐसा मकसद था कि आप हमें जानो, हमारे सोल को जानो, ताकि जब आप काम करो तो आप उसमें वो सोल डाल पाओ. तो वो चीज बहुत ज्यादा छू गई, और वो चीज था जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा लीप ले पाई अपनी लाइफ में. अपने आईटी करियर से बाहर आके मैंने सोशल वर्क, नो एक्सपीरियंस, 0 एक्सपीरियंस. इतने सारे लोग थे यहाँ जिनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था, उनको देख के मुझे पहले तो डर लगता था, क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगी, क्या मैं विल आई बी एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस. बहुत हिचकिचाहट थी. तो जर्नी शुरू हो गई. फाइनली जर्नी शुरू हुई तो हर एक की जर्नी की तरह मेरी भी थी. सीधे उड़ नहीं पाई. तो पहले बहुत ज्यादा गिरी, बहुत पहले 3 महीने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहे, बहुत ज्यादा गिरी. कोविड था, स्कूल्स बंद थे, हमारा लाइक पूरे वर्ल्ड में तो ऑलमोस्ट मार्च से स्कूल बंद हुए, मगर जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को ही स्कूल्स बंद हो चुके थे. तो 2019 एग्जैक्टली 5 अगस्त 2019 में ही स्कूल्स बंद हो चुके थे. तो जो हमने काम शुरू किया ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो चुके थे कि स्कूल बंद हो चुके थे. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले फेस करने पड़े. बच्चे नहीं मिल रहे थे, कहीं काम करने को नहीं मिल रहा था. कोविड तो बाद की बात थी, पहले जो सिचुएशन थी उसकी वजह से भी काम करने का कोशिश हो रही थी, मिल नहीं रहा था. तो इनिशियली एक्चुअली पहले 3 महीने मुझे सेल्फ डेवलपमेंट में ही लग गए. तो मैंने रियलाइज किया, उसके बाद 3 महीने बाद मेरे को समझ में आ गया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है. तो मैंने रियलाइज किया कि जो मैं सिचुएशन को देख रही हूँ, रोना रो रही हूँ इस सब का, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है. तो मैंने रियलाइज किया कि वो वजह है मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ठान ली है कि सब कुछ खराब है. अगर मैं ये देख लूं जो मेरे पास अभी हर्डल्स आ रहे हैं, उन सब की तरफ तवज्जो ना देखते हुए मैं ये ढूंढने की कोशिश करूं कि कहाँ काम हो सकता है, तो शायद मैं आगे बढ़ सकती हूँ. और वही था, थैंक्स टू शीबा दीदी, संजीव भाई, मेंटर्स की वजह से आई वॉज एबल टू रियलाइज. और फिर उसके बाद 3 महीने बाद शिफ्ट हुआ, और 3 महीने बाद हमने बहुत अच्छा काम किया. मतलब अभी तो बहुत आगे जाना है, बट स्टार्ट काफी अच्छा हुआ. हम लोगों ने 3 मिसाल किए. एक मिसाल जो पहले 3 महीने का था, ऑनलाइन मिसाल जो कल से हम देख रहे हैं, नेशनल मिसाल हुआ.
पहले 3 महीने में हमने टोटल वही एक मिसाल किया था, और उसमें भी हमने मैंने कोशिश तो की थी उस हिसाब से जो मेरा मेंटल सेटअप था, तो मैंने बहुत कोशिश की थी, बट हमारे पास उतना ज़्यादा हम उसको एक्सपैंड नहीं कर पाए। हमारे पास कुछ 35 एसेज टोटल आए बहुत मेहनत के बाद, और फाइनली हमारे पास विनर्स भी कुछ 5-7 ही हुए, और फिर उन विनर्स को भी हम L3 के लिए नहीं ला पाए। वो सब पहला प्रॉब्लम हुआ। बट फिर जो हमारा शिफ्ट हो गया, 3 महीने के बाद का शिफ्ट था, हमने फिर से मिसाल किया, मिसाल फॉर टीन्स किया। हमारे पास 100 से ऊपर बच्चे थे जिनने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। 500 से ऊपर बच्चे थे स्कूल्स में जिन तक हम पहुंचे, उसमें से 100 से ऊपर बच्चे थे जिनने पार्टिसिपेट किया। हमारे पास 100 से ज्यादा बच्चे थे, 100 से ज्यादा हमारे पास एसेज, अराउंड 101 हमारे पास एसेज आए। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह। तो ये सारा प्रोसेस जो है, एक्चुअली उससे मेरे को बहुत ज्यादा पर्सनली मैं बोलूँ तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ। जब हमारा ग्रुप डायलॉग था और जब हमारा फील्ड वर्क था, तो वहां पे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई मैं। बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिलना शुरू हो गया मुझे और ज्यादा वहां से, जब मैंने देखा कि हमारे 2-3 अल्फाज बोलने से, थोड़ा सा मोटिवेशन से बच्चे कितना उभर के बाहर आते हैं, बच्चों में कितना ज्यादा हिम्मत होती है। वो तो एक्चुअली हमें तो उतना कुछ करना है नहीं, ऐसे कोई झंडे गाड़ने नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार ही तो देना है। थोड़ा सा प्यार देने से उनमें इतना बदलाव। अब जो मेरा पहला मिसाल था बहुत छोटी स्केल पे था, बट उसमें से मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो फाइनली जब हमारा प्रोजेक्ट वर्क था, तो हमारे पास कुछ लड़कियां थी, उसमें मोस्टली हमारे पास लड़कियां ही थी। तो एक लड़की वो पहले से बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थी, बहुत ज्यादा करना चाहती थी हर चीज में, मतलब वो फोन करती रहती थी, बोलती रहती थी, दीदी ये कब है, दीदी वो कब है। तो फाइनली जिस दिन प्रोजेक्ट वर्क था, उसका कॉल आया और उसने बोला, दीदी मैं प्रोजेक्ट वर्क करने नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं जा सकती हो? तो उसने कहा हिम्मत नहीं हो रही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि ये तो पहले से इतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, फिर फाइनली इतनी मेहनत करके यहाँ आके क्यों छोड़ देगी? तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा बात की, बहुत ज़्यादा बात करने पड़ी मुझे उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। बट फाइनली जब प्रोजेक्ट वर्क खत्म हुआ, दिन खत्म हुआ, तो शाम को वो मुझे कॉल करके बोलती है कि दीदी ये सक्सेस तो मैं आपको देती हूँ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैं इतना डर रही थी, और जब मैं बाहर गई तो पहले तो डर लग रहा था, आपकी बात सुन के बाहर तो आ गई, मगर अब करूँ क्या? बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद नहीं पता थी कि मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे खुद नहीं पता थी कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, और मैं ऐसे बाहर आई कि मुझे लगता है अब मैं जिंदगी में कभी पीछे नहीं देखूंगी। तो उस दिन मेरे को, मतलब वो उस दिन मैं बहुत चैन की नींद सोई हूँ, बहुत ज्यादा मैं बोल सकती हूँ, ऐसी नींद शायद मैंने कभी नहीं की। उस दिन बहुत चैन की नींद सोई मैं। ऐसी कुछ एक्सपीरियंस जो हमारे रिसेंटली मिसाल हुआ, उसमें हमें देखने को मिले। हमारी कुछ लड़कियां, एक लड़की थी, उसने अपनी उनकी सोसाइटी में बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम चल रहा था। उनका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आउटसाइड जो सिटी है वो आउटस्कर्ट्स में आता है, तो उनके पास एसएमसी जो है वो उनके एरिया में अवेलेबल नहीं था, तो कूड़े कचरा कलेक्ट करने वाला उनको एरिया में नहीं आता था। तो उसने मेरे को शाम को कॉल किया, बोला दीदी हम लोग कुछ करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आप प्लीज न्यूज़पेपर में दे दोगे, आप गवर्नमेंट को बोलोगे हमें एसएमसी से बंदा प्रोवाइड करे या कुछ। मैंने कहा देखो हम लोग तो नहीं है जो आपको गवर्नमेंट को बोल पाए कि आपको एसएमसी से कोई बंदा दे पाए। हम लोग तो आप लोगों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप लोग खुद वो कुछ ऐसा कर जाओ कि गवर्नमेंट की भी जरूरत ना पड़े, अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऐसा। तो आई डोंट नो ऐसा क्या हो गया कि उसमें ऐसा चेंज आ गया। दूसरे दिन जब शाम को उसने मेरे साथ अपने पिक्चर शेयर किए, वीडियो शेयर किए, पूरा, यकीन नहीं करोगे, पूरा जो उनका एरिया था सब लोगों ने एक रैली निकाला था। उनके यहाँ एक बहुत गंदा सा स्ट्रीम था, वो पूरा स्ट्रीम क्लियर किया। उन लोगों ने मिल के कंट्रीब्यूशन करके अपना जो सफाई वाला है वो हायर किया। पूरे से उनने अपना पूरा एरिया, बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर जो मैंने पूरा एरिया क्लियर किया, और फिर कॉल करके उन्होंने बताया कि अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो उनके एरिया का प्रेसिडेंट था, तो उस प्रेसिडेंट ने फिर उसको बुला के सबके सामने बहुत ज्यादा प्रेज किया था। और उनका एरिया जो था वो अब गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं था कि वो आके सफाई करे, बल्कि
उसने वहाँ पे एक चेंज क्रिएट की थी। तो ये एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट था, वहाँ पे एक लड़की थी, तो वो एक्चुअली उसका था एजुकेशन के लिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो वो डोर टू डोर गई थी हर जगह। फिर एक जगह जाके उसने देखा था कि वो जो पेरेंट्स है उनमें बहुत चाह थी कि वो अपने जो एक्चुअली बच्चे थे उनमें बहुत चाह थी कि वो पढ़ाई करे, बट पेरेंट्स ने रोक दी थी उनकी पढ़ाई। तो उस बच्ची ने जाके क्या किया था, उनके पेरेंट्स को पूरा दिखाया था कि गवर्नमेंट में कैसे हमें 8th तक एजुकेशन फ्री मिलती है, जाके फॉर्म भरवा दिया, पूरा करवा दिया और उनके बच्चों को वापस एजुकेशन में डाल दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मैं बोलना शुरू कर दूं तो शायद खत्म ही ना हो। तो ऐसे ऐसे कुछ किस्से हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं जो मुझे ड्राइव करता है कि मैं और ज्यादा काम करूं। इसके अलावा हमारा लाइफ कैंप एक हुआ, तो लाइफ कैंप स्कूल में हुआ, बच्चों के साथ हुआ, समर्थिया लाइफ कैंप था, गर्ल्स के साथ हुआ। तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आता है वो स्कूल, तो लड़कियां शाई नहीं होती है, बट थोड़ा सा हो जाता है। एक्चुअली अपनी जगह देखा जाए तो उनमें तो इतना ज्यादा पावर होता है, मुझे लगता है सिटी गर्ल्स से ज्यादा जो हमारी आउटस्कर्ट और विलेज की गर्ल्स होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उनमें भी था, बहुत ज्यादा विल पावर था, बहुत स्ट्रांग थे, बट वही था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, बोल नहीं पाते थे, सामने आने से डरते थे। तो इनिशियली मैं जब वहां गई, हमने बातचीत करना शुरू किया, लाइफ कैंप स्टार्ट किया, तो पहले ही दिन लड़कियां इतना ज्यादा खुल के आ गई, मतलब इतना ज्यादा ओवरवेल्म होके उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उनको उनको समहाउ उनने खुद को पहचानना शुरू किया, और उस पहचान की वजह से उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए कि हम लोग कहाँ थे और हम लोगों में कितना पोटेंशियल है और हम कहाँ जा सकते हैं। उनने अपने ड्रीम्स को जब रियलाइज किया, उनने जब अपने पोटेंशियल को रियलाइज किया, तो उससे पहले एक्चुअली वो सब ब्लेम कर रहे थे अपने आसपास को, अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, किसी के पेरेंट्स का कुछ प्रॉब्लम था, तो उससे पहले वो हर चीज को उस पे डाल के चल रहे थे। वो जब उनने रियलाइज किया कि वो सब अंदर से आता है, कैसे हम खुद को बनाते और हम खुद को बिगाड़ते हैं, तो उन्होंने जब वो सब रियलाइज किया, तो वो 3 दिन के बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं बयान ही नहीं कर सकती। मतलब मैं सच में आई कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छा था। जो लड़कियां पहले दिन सामने आके, तो दूर की बात है, उनकी तरफ मैं देखती थी तो वो सर नीचे कर लेते थे, कहीं मैं बोलने को ना बोल दूं। तो एंड के दिन वो आके खुद आके सामने आके बोल रहे हैं कि दीदी हम लोग फीडबैक देना चाहते हैं, हम लोग बात करना चाहते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे मुझे देखने को मिला, और इतना सारा प्यार कि वो सब लाइफ कैंप के बाद भी कॉल्स, मैसेज, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो बस कॉल कर देते। आप यकीन नहीं करोगे, हर दिन मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं, गुड नाइट मैसेज आते हैं, इतने सारे कोटेशंस, मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरा व्हाट्सएप पूरा फ्लडेड होता है उन सब के मैसेजेस से। इतना ज्यादा उनको प्यार मिला हमसे कि बस वही प्यार की कमी थी उनकी लाइफ में। तो थोड़ा सा बांटने से किसी की लाइफ में चेंज आ जाए, तो मतलब मैं तो कंटेंट हूँ अपनी लाइफ के साथ की। आई एम रियली थैंकफुल टू ओएसिस फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे ये थोड़ा सा इस दुनिया में थोड़ा सा ही सही, बट जो भी चेंज मुझसे हो पाया वो मौका मिले दिया उन लोगों ने मुझे। थैंक यू सो मच फॉर इट। ओके, अयमन ने स्टोरी जो शेयर की, वो पहले वाली स्टोरी बहुत कम बताया उसने। उसकी जो 3 महीने की, वैसे तो 4 महीने की, 3.5 महीने की जो स्टोरी थी उसमें, शायद आप सभी को पता चल ही गया होगा अब तक कि ओएसिस के लिए काम करना वो आसान चीज नहीं है ना, कुछ भी करना ओएसिस के लिए। 3 महीने उसकी जो जर्नी रही, उसका विटनेस भी था, उसका विलन भी था, उसका गाइड भी था, सब कुछ। आई वॉज वेरी क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ दैट दोज 3 months, वो 3 महीने उस जो गुजरे थे। और 3 महीने जैसा कि बताया कि वो
एक सेटलिंग पीरियड होता है ना, किसी को भी लगता है, और ओएसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना तो वो सेटलिंग पीरियड तो होना ही था। तो 3 महीने जो जर्नी हुई, जैसे अमन ने बताया कि और हालात मुश्किल ही थे, हकीकत में मुश्किल थे, स्कूल्स वगैरह बंद थी। तो 3 महीने, और फिर उसने जैसे बताया अमन ने कि वो सिचुएशंस को ब्लेम कर रही थी वगैरह वगैरह, कुछ जगह पे गलती हमारी भी थी, नो डाउट। बट आफ्टर दैट उसने जिस तरह से कम बैक किया, वो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, बट एक डिसीजन लिया था हमने, एंड फिर वो डिसीजन ऐसा था कि कोई इंसान वो पढ़ के, वो सुन के शायद गिव अप कर देता, लेकिन शी डिसाइडेड कि नहीं, आई विल प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद प्रूव करके दिखाऊंगी, आई एम नॉट दिस, मैं ऐसी नहीं हूं, और मैं जाऊंगी, अगर छोड़ना भी अगर कोई दिन मुझे, तो मैं अच्छे से छोड़ूंगी, एक रिस्पेक्ट के साथ, खुद को रिस्पेक्ट दे सकूं, उस किस्म के साथ मैं छोड़ूंगी। सो दैट हैज बीन हर रिमार्केबल जर्नी ऑफ पास्ट 6 months। एंड माई जर्नी, मैं जनवरी में गया फ्रॉम गुजरात टू कश्मीर। तो मुझे आपसे पूछना है, कश्मीर का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? पहाड़ आता है, दूसरा क्या आता है? टेररिज्म, गन्स आती है, ओके। तो मेरे दिमाग में भी थोड़ा बहुत, मैं जानता था कश्मीर के हालात क्या है, मुझे पता था कश्मीर के लोगों के साथ भी हम जुड़े हुए थे, फिर भी कहीं ना कहीं पे जहन में वो हो जाती है, वो दिमाग में घर कर जाती है वो चीज़, क्योंकि इतना सारा हम सुनते हैं। लेकिन मैं जैसे ही गया वहां पे, हालात जो भी हम सभी के भी दिमाग में ऐसा होता है कि ऐसे होगा, कश्मीर में ऐसा होगा, तो सभी को बोलना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कश्मीर में गया होगा उसको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। वहां के ऐसा बोलते हैं कि वहां की, उसको हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं ना, कि धरती का स्वर्ग है वो, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी है उस जगह की, है ना। लेकिन उसकी वो जो धरती है, वो जो लैंड है, उससे ज्यादा वहां के लोग बहुत खूबसूरत है। ये हकीकत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने मुझे वेलकम किया है, कोई भी हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हो, सबसे पहले बोलेंगे कि बेटा चाय पियो, कितनी ठंड है ना, ये लो रोटी खाओ पहले। फिर कोई भी ड्राइवर भी मिल गया, एक ऑटो ड्राइवर के साथ मेरा इंसिडेंट हुआ था। सो ऑटो ड्राइवर थे, एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत ठंड थी, इट वाज माइनस इन द डे, इट वाज माइनस, और मेरे हाथ से फोन फिसल गया, मैंने ग्लव्स पहने थे, फोन मेरे हाथ से फिसल गया, और फिर फोन बंद हो गया। मैं चल के जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा हड़बड़ी में था कि फोन बंद हो गया, फोन तो हमारा लाइफ होता है, तो वो बंद हो गया। फिर मैंने एक ऑटो ली, मैं वैसे चल के जाने वाला था, लेकिन मैंने ऑटो ली। फिर ऑटो वाले को रास्ते में बताया कि फोन की कोई दुकान हो तो, वगैरह वगैरह। सो फिर उसने मुझे वहां पे ड्रॉप किया, और ऑटो के हुए 50 रुपीज, मेरे जेब में 40 रुपीज चेंज थी, और 500 का एक नोट था मेरे बटुए में, और कुछ नहीं था। फिर मैंने उनको बोला, मैंने 500 का नोट दिया उनको, बोला कि भैया छुट्टी नहीं है आपके पास? मैंने बोला कि नहीं, देखो 40 रुपीज ही है। तो उसने मुझे बोला कि एक काम करो, आप पैसे रखो, मत दो। ऊपर से उसने मुझे बोला कि आप ये पैसे रखो, मैं यहीं पे होता हूँ, आप मुझे लौटा देना, जब भी आपको मौका मिले लौटा देना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला था उस इंसान ने, उसने हकीकत में 3-4 बार मुझे इंसिस्ट किया कि आप पैसे लो, आपका फोन बिगड़ गया है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, थैंक यू सो मच। सो ये प्यार है, ऑटो वाले भी हो, होटल वाले भी हो, स्कूल प्रिंसिपल भी हो, सभी ने इस तरह से वेलकम किया है कि हकीकत में हमको गुलमर्ग देखने जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप वहाँ के लोगों को ही देखोगे ना, वही वहाँ का गुलमर्ग है। सो ये एक स्टोरी थी। काम की बात करें थोड़ी, तो वहाँ पे मिसाल किया, मैं फर्स्ट टाइम गया था तब टीन्स मिसाल शुरू किया था हमने, फिर मैं वापस आया यहाँ पे 15 डेज के लिए, फिर मैं वापस गया था वहाँ पे फरवरी में। तो वहाँ पे जाके कॉलेज में हमने डिसाइड किया कि कॉलेज में हम मिसाल शुरू करेंगे। सो कॉलेज के लिए मिसाल करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे यंग लीडर्स हमको मिलते हैं। सो हमने, कॉलेजेस बंद थे 1.5 साल से, तो हमने डिसाइड किया था कि पहले मुझे वापस तो आना था, एनुअल रिट्रीट थी। सो पहले ऐसा था कि मैं मिसाल कंप्लीट करके आऊँगा और बाद में जाके वहाँ पे वर्कशॉप लूँगा। लेकिन आमतौर पे मैं बहुत रिलैक्स्ड रहने वाला इंसान हूँ, आमतौर पे मैं डिले करता हूँ। यानी पहला स्टेज हुआ, डेडलाइन ये थी 7th की, ओके चलो एक्सटेंड करते, इतने ऐसे नहीं आए तो थोड़ा एक्सटेंड करते। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो वर्कशॉप कंप्लीट करके ही आना है, कुछ भी हो जाए आई विल कंप्लीट द वर्कशॉप। मैंने मेंटर्स को बताया कि
आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये वर्कशॉप ख़त्म करके आऊँगा, मैं मिसाल पूरा 25-30 दिन में कंप्लीट कर लूँगा वर्कशॉप के साथ। तो मेंटर्स ने मुझे बताया कि ये बहुत टाइट हो जाएगा, आप वो दोबारा, मेंटर्स तो ना नहीं बोलेंगे कुछ चीज़ के लिए, वो तो फ्रीडम देते हैं हमको, लेकिन वो बोलते हैं कि इट विल बी वेरी टाइट, टाइट हो जाएगा आपके लिए, तो सोच लो दोबारा। मैंने तो ठान ली थी, मैं तो करके रहूँगा। फिर मैंने तो बोल दिया कि नहीं शिवा दीदी, संजीव भाई, मैं करके आऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है। फिर लड़ाई शुरू हुई असली वाली, जब कॉलेज, क्योंकि 15 फरवरी से कॉलेज शुरू हुए थे और हफ्ता ही हुआ था, कोविड का टाइम था, 1.5 साल के बाद कॉलेज शुरू हुए थे, तो नया प्रोग्राम तभी लॉन्च करना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि कॉलेज अभी सेटल हो रहे थे, वहाँ पे प्रोफेसर्स की स्ट्राइक चल रही थी, क्लासेस बंद थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। सो ऐसे माहौल में जाना, प्रिंसिपल के पास जाके मांगना कि आप हमें इतने ओरिएंटेशंस करने दो, इतने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने दो, मिसाल नाम का प्रोजेक्ट करना है, तो पहले तो दिक्कत हुई। पहले वो बोलते थे कि आप बाद में आओ, हफ्ते बाद में आओ, थोड़े दिन बाद में आओ, लेकिन करना तो था, ठान तो ली थी, अनाउंस भी कर दिया था, अब तो ईगो पे आ गया मुद्दा। सो फिर जाके मैं प्रिंसिपल्स के साथ जाता, रिक्वेस्ट करता। वो मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट था कि कोई भी, मैंने अब तक अहमदाबाद में काम किया था, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक बेस सेट था, लोग पहचानते हैं, गुजराती में बात करते हैं तो भी पहचानते हैं, एक अपनापन भी होता है। वहाँ पे नई जगह पे जाके करना वो मुश्किल था, और हमने पहले स्कूल में काम किया था, वहाँ पे कॉलेजेस में नहीं किया था, तो किसी की पहचान भी देना वहाँ पे मुश्किल होता है कि आप इनको पहचानते होंगे, रेफरेंस देना भी। सो वहाँ पे वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्नड इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग इज। किसी के साथ, हम कॉलेज के साथ प्रोग्राम हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन वो प्रिंसिपल के साथ में जाके रिलेशनशिप बिल्ड करके आऊँ, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो होगा तो बाकी सभी चीज़ें हो जाएगी। सो वो काम मैंने किया, बहुत सारी कॉलेज के एचओडीज से मिला, प्रिंसिपल्स के साथ मिला, उनके साथ पर्सनल कनेक्ट हुआ, उनको मैं मैसेजेस लिखता, लेटर्स लिखता, उनको रिक्वेस्ट करता, हार्टी रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ इतना दे दो, 1 क्लास नहीं 2 क्लास दे दो, 3 क्लास दे दो। एंड उनको परेशानी भी होती थी, लेकिन हमेशा एक चीज़ मैंने सीखी कि अगर आपके दिल में प्यार है, आपको कुछ देना है, तो आप हक से भी मांग सकते हो, प्यार से भी मांग सकते हो। उनके साथ में उनका बच्चा भी बना, उनके साथ में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी बना, बहुत सारी चीज़ें बना, लेकिन जब दिल में होता है कि आपको कुछ देना है सोसाइटी के लिए, तब कुछ मांगना वो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। तो वो मैं वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सीखा, और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, और मैं वर्कशॉप कंप्लीट करके आया। सो दैट वाज अ वेरी स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर मी ऑन अ पर्सनल लेवल। और कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं, वो मैं आपसे बताता हूँ कश्मीर की। सो कश्मीर में मैं गया था, एक डिस्ट्रिक्ट है कुपवारा नाम का, कुपवारा बॉर्डर एरिया का डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे ऊपर वाला, उसको बोलते हैं ताज ऑफ कश्मीर बोलते हैं। सो वहाँ पे गया था मैं, वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे गया था। वहाँ पे बच्चियाँ थी, एक क्लास था, दोनों लड़के लड़कियाँ दोनों थे, 2 सेक्शन थे, उसमें लड़के बैठे थे, 30 बॉयज थे, और इस बार इस साइड 15 गर्ल्स बैठी थी। तो मिसाल का ओरिएंटेशन होता है, पता होता है आपको कितना एनर्जी के साथ हम करते हैं, राइट। इनको इनवाइट करते हैं कि मिसाल बनना है आपको, एटसेट्रा। फिर वहाँ पे मैंने वो ऑब्जर्व किया, किसी भी लड़की को पूछो ना तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी, यानी उसको पूछेंगे तो सीधी मुंडी ऐसे नीचे करके, वो कुछ, नो आंसर, नथिंग, कुछ भी एक लफ्ज उन्होंने नहीं बोला था पूरे आधे घंटे में। फिर जाके मुझे लगा कि ये थोड़ा पेचीदा मामला है, तो मैंने, हर बार हम बोलते हैं मिसाल में कि कितने लोग पार्टिसिपेट करोगे, तो वह हाथ खड़े करते हैं, फिर फॉर्म फिल करते हैं, एक्सेट्रा, राइट। तो इस बार मैंने सोचा कि ये वाली ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी, तो मैंने बोला कि चलो सब आंखें बंद कर दो, सभी ने आंखें बंद की, और फिर जाके मैंने बोला कि आसपास देखना नहीं है, आंखें बंद रखनी है आपको, और सचमुच में आपके दिल से आवाज निकलती है कि पार्टिसिपेट करना है तो हाथ अच्छे से खड़े करो। तो जो 15 लड़कियां थी उसमें से करीबन 7-8 लड़कियां थी, उन्होंने हाथ अपने खड़े किए, और फिर एक फॉर्म था जिसमें उन्होंने अपनी डिटेल्स फिल करनी थी। तो मैं तब दूसरे क्लास में जाने वाला था, मैंने उनको बोला कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक आप अपना ये डिटेल्स फिल कर लेना। तो लड़कियों ने बोला ठीक है। मैं दूसरे क्लास में गया, फिर जब मैं वापस लौटा उस क्लास में फॉर्म कलेक्ट करने के लिए, तो लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन सभी पे ऐसे कट कर दिया गया था, सभी को ऐसे रब कर दिया गया था ऐसे। सो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, फिर मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं पे
वो एनवायरनमेंट, वो कॉन्फिडेंस उनका हिल गया होगा, या फिर उनको लगा होगा कि मेरे से नहीं होगा, घर से ना बोलेंगे। फिर जो वहाँ पे क्लास चल रहा था, तो मैंने जो सर थे वहाँ पे, टीचर थे, उनसे परमिशन ली कि मुझे ये लड़कियों के साथ 10 मिनट बात करनी है। फिर 10 मिनट उनसे बात की। उन्होंने बोला कि हमने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, हमने कभी बोला भी नहीं है, ऐसे कंपटीशन में ऐसे हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, फील्ड वर्क है, ऐसे में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, घर से कैसे अलाउ करेंगे हमको। फिर 10 मिनट मैंने बात की उनसे। फिर जाके उन्होंने बोला कि नहीं, हम लेंगे पार्ट, हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। सो ये एक रियलिटी भी एक एक्सपीरियंस की मैंने, कि कैसे। और दूसरी भी एक रियलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वही डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन, जहाँ पे हमने लाइफ कैंप्स किए थे। तो वहाँ की बच्चियाँ भी वहीं की थी मोस्टली, जो फार फ्लंग एरियाज होते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ से वो बच्चियाँ आई थी। तो जैसा मैं गया वैसे एक क्या बोलते हैं कि उन्होंने इतना वेलकम किया, इतने प्यार से, वो इतने खुश थे। उन्होंने आके बोला कि जय भैया, जॉली दीदी नहीं है आपके साथ, विदल भैया नहीं आए आपके साथ। उनको याद था, उन्होंने 1.5 साल पहले कैंप किया था। फिर उनके साथ बात की। मैंने उनको पूछा कि लाइफ कैंप का एक्सपीरियंस, 1.5 साल पहले उन्होंने अटेंड किया था लाइफ कैंप, मैं जनवरी में गया था वहाँ पे। तो 1.5 साल के पहले का एक्सपीरियंस मैंने पूछा कि आपने क्या सीखा था उसमें। तो एक एक स्टोरी उनको याद थी, एक स्टोरी याद थी, एक एग्जाम्पल याद था, एवरीथिंग दे रिमेम्बर्ड सो फॉन्डली। की जैदी की स्टोरी थी, बलून स्टोरी थी, ये स्टोरी थी, हमने ये सीखा। फिर मैंने पूछा कि आप कि लाइफ में क्या आपने पाया लाइफ कैंप से। तो किसी ने बोला कि हम डिप्रेशन में से बाहर आ गए, किसी ने बोला कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और वो लाइफ कैंप की वजह से वहाँ पे एक स्कूल के प्रिंसिपल भी थे मेरे साथ, उन्होंने भी बोला कि वो भी वहीं वो डिस्ट्रिक्ट में 30 साल से काम करते थे करीबन। उन्होंने बोला कि मेरे 30 साल के करियर में मैंने बहुत बच्चों को देखा है, लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंस वाले बच्चों को आज तक कभी नहीं देखा। तो वो 3 दिन का जो कमाल था वो हमने देखा। वो बच्चियां इतनी कॉन्फिडेंट थी ना कि वो प्रिंसिपल की चुगली ले रही थी कि अच्छा आप हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो, अब तो फी नहीं लोगे ना आप हमारे साथ, ऐसा। सो दैट वाज अ वेरी रिमार्केबल एक्सपीरियंस कि 3 दिन, हम बोलते हैं कि व्हाट स्कूल्स कैन नॉट डू इन 3000 डेज, लाइफ कैंप डज इन 3 डेज। यानी स्कूल 3000 दिन में जो नहीं कर सकती, वो लाइफ कैंप में 3 दिन में बच्चा कर पाता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा था हमारे लाइफ कैंप का। और बाकी तो एक ऑन अ बैड नोट ऐसा कह सकते हैं, ऑन अ सैड नोट एंड कर सकते हैं। अगर एक और स्टोरी है जो रियलिटी पे है और उसके लिए हमको काम भी करना है। तो मैं क्लास में गया था, ऐसे ही मिसाल का ओरिएंटेशन था, 10th का क्लास था। वहाँ पे हम पूछते हैं ना बच्चों को, बच्चों आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो एक बच्चा खड़ा होता है वहाँ से और बोलता है कि जय भैया, आप ड्रीम की बात कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब कश्मीर में पैदा होते हैं ना तो सपने हमारे पूरे नहीं होते। सो ये एक बिलीफ के साथ वहाँ की, क्योंकि उन्होंने बहुत देखा है वहाँ पे, उन्होंने बहुत सहन किया है, लेकिन उसी चीज़ पे हमको क्या काम करना है। प्यार के अलावा कुछ काम नहीं कर सकता। वो यंग जनरेशन जो है, जो नेगेटिव, शायद उन्होंने बहुत देखा है, उनकी कोई गलती नहीं है वहाँ पे, राइट। लेकिन उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो देखा है, उसमें से बाहर निकालना वही हमारी जिम्मेदारी है। और वहाँ पे मूवमेंट ऑफ लव ही काम कर सकता है। जो प्यार की हम ओएसिस मूवमेंट ऑफ लव, नथिंग एल्स। लीडरशिप डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, वो तो बहुत टैग्स है, लेकिन हकीकत में तो हम प्यार की ही मूवमेंट है। यहाँ पे जो आप एटमॉस्फेयर फील कर रहे हो, ये प्यार का ही इम्पैक्ट है। सो यही प्यार कश्मीर में आगे बढ़ेगा, कश्मीर को आगे ले जाएगा। और कश्मीर हकीकत में जो हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं, वो हकीकत में जो हेवन ऑन अर्थ होगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस द राजधानी एक्सप्रेस। ये सही मायनों में एक्सप्रेस है क्योंकि अभी शुरू किया था उन्होंने काम करना, 3-4 दिन में तो पता चल गया कि हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन हो गया है, लाइफ कैंप शुरू होने वाला है। सही मायनों में ये एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है। ये राजधानी एक्सप्रेस की कहानी क्या है, ये हम उन्हीं के जुबानी सुनना चाहेंगे। तो आई वुड इनवाइट टीना दीदी एंड अंजलि, प्लीज कम।
काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कई लोग नहीं भी पहचानते, इसलिए थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। बिफोर आई ओएसिस के साथ कैसे जुड़े, कैसी जर्नी शुरू हुई, उसके बारे में बोलने से पहले तो मेरा बचपन वडोदरा में ही शुरुआत हुआ था। मैं यहाँ पे मेरे पापा यहाँ जॉब करते थे, तो यहाँ आईपीसीएल टाउनशिप में मेरा बचपन बीता है। कुछ सेकंड थर्ड ग्रेड में ट्रांसफ़र हो गया तो दिल्ली चले गए। फिर वहाँ दिल्ली में कुछ साल पढ़ाई हुई, उसके बाद बोर्डिंग में रहने का मुझे अवसर मिला, तो काफ़ी साल बोर्डिंग में रही। तो बोर्डिंग में स्कूल में जब गई, वहाँ मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि डिसिप्लिन क्या होता है, जो एकदम हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन लाइफ होती है, वो मैंने बहुत जल्दी बोर्डिंग में देख लिया, सीख लिया, समझ लिया था। और जो प्रिविलेज एंटाइटल्ड लाइफ होती है बच्चों की माँ बाप के साथ, जो प्रोटेक्टिव लाइफ होती है, वो बहुत जल्दी मेरे को चेंज हो गया मेरी लाइफ में, और मैं काफ़ी ग्राउंडेड बन गई बहुत जल्दी। फिर उसके बाद 15 साल की उम्र में हम वापस वडोदरा आए, ट्रांसफ़र वापस हुआ यहाँ पे। तो मैं 15 इयर्स की थी तब। तो उस टाइम पे मेरी मुलाकात शीबा से हुई। हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। तो 15 साल के थे हम जब से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। तो आज 35 साल हो गए हैं। तो हम अभी बहुत हमारी स्पेशल फ्रेंडशिप रही है इन 35 सालों में। तो पर फिर मैं यहीं एमएस यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मैंने किया। उसके बाद दिल्ली जॉब के लिए चली गई, फिर शादी हो गई, फिर 2 बेटियां हुई। तो बेटियां बॉर्न हुई तो जॉब नहीं छोड़नी पड़ी, जॉब करने के लिए थोड़े टाइम उनको उनकी देखभाल करी, घर पे रही। फिर जब थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने सोचा ठीक है अब तो जॉब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बड़ी हो गई हैं, स्कूल भी जा रही हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जॉब कोई देने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम तक जब घर पे रह लो तो फिर वो रेज़्यूमे ब्लैंक हो गया, तो काफ़ी दिक्कतें आईं। पर मैंने भी सोच लिया था नहीं करना है, तो स्पेशली बिकॉज़ अब मेरी 2 बेटियां हैं, तो उनको एज़ अ रोल मॉडल मुझे बताना है, सिखाना है कि वर्क और फैमिली लाइफ और घर की और प्रोफेशनल और दोनों चीज़ें करनी चाहिए एज़ अ वुमन। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन 20 इयर्स अपने प्रोफेशनल करियर में मैं कंटिन्यू रही और काफ़ी नीचे से ऊपर तक आ गई। लेकिन फिर मैंने सोचा 20 साल हो गए हैं, काम बहुत हो गया। मैंने शीबा को 15 साल, जब हम कॉलेज में ही थे तब 15-20 साल पहले ही वादा किया था कि मैं एक दिन वापस ओएसिस में ज़रूर आऊँगी। तो मुझे अभी थोड़ा समय है, थोड़ा अपना कर लेने दे, फिर मैं वापस ज़रूर आऊँगी। तो वो वादा मेरे को गर्व है, अपने ऊपर प्राउड हूँ कि मैंने वो वादा निभाया। और मैं इस साल ओएसिस से जुड़ गई। अपने मैंने प्रोफेशनल करियर से रिटायरमेंट ले लिया, रिज़ाइन कर दिया, और रिटायरमेंट लेके डेवलपमेंटल वर्क, उस लाइफ से रिटायर होके इस लाइफ में जो शुरू किया अपना सफ़र। तो शुरू तो कर लिया, लेकिन बैकग्राउंड में एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, तो आ गई यहाँ पे ओएसिस वैली में फैसिलिटेटर ट्रेनिंग लेने। तो लाइफ कैंप फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग था, पल्लवी ने लिया हमारा, मेरे साथ और भी लोग थे काफ़ी। तो 3 दिन की ट्रेनिंग थी। तो उसके बाद पल्लवी ने बोला अब तो यू आर रेडी नाउ। तो मैंने बोला ओके आई एम रेडी, बट करना क्या है। तो फिर वापस गई दिल्ली, अकेली थी, कोई भी नहीं वहाँ पे, टीम नहीं, कोई जानता नहीं ओएसिस क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं। तो मुझे सिर्फ बोला कि अब मेरे को ये सौंप दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप
दिल्ली के चीफ कोऑर्डिनेटर हो और ट्रेनिंग फैसिलिटेशन ट्रेनिंग मिल गई है, नाउ यू गो एंड डू द वर्क। सो आई सेड ओके, जाके गूगल डेटाबेस इकट्ठा करना। कोविड का समय था, स्कूल्स तो सब बंद थे, एनजीओज में कहीं मेरी कोई भी कहीं भी जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो काम तो पर करना था। तो फिर शुरू किया, गूगल से ढूंढ ढूंढ के एड्रेसेस, जाती थी लोगों से बात करती थी ओएसिस के बारे में। तो जैसे मुझे प्रोफेशनल लाइफ में शुरू में रिजेक्शन हुआ था, इसमें भी हुआ। कोई लोग ओके ओके ठीक है बाद में आना, कोई बोलता, कोई तो मुझे गेट के एंटर ही नहीं होने देता था, नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी गार्ड ही भगा देता था कि आप जाइए मैडम यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो काफी कठिन था। सो पर हफ्ता 10 दिन बीत गया, ऐसे अलग अलग संस्थाओं में मैं जाती रही। फिर मेरे को एक जैसे होता है ना कि अगर काम, जैसे मैंने बोला, अगर चाहो तो पूरी कायनात भी तुम्हारा फिर साथ देना शुरू कर देती है और अच्छाई के साथ अच्छाई जुड़ती जाती है। तो मेरे को एक हमारे स्ट्रीट में ही, जिस लेन में मैं रहती हूँ, उस स्ट्रीट में एक पता लगा एक लड़के के बारे में, जो 20 साल का लड़का है और वो हमारे स्ट्रीट पे सुबह हर रोज आता है 5 बजे न्यूज़पेपर्स बांटने। उसके बाद गाड़ियां धोता है और फिर जो जिन जिन लोगों के डॉग्स हैं उनको अगर घुमाना है तो वो घुमाता है। फिर 5 बजे से लेके 10 बजे तक काम करके फिर वो जाके ऑनलाइन अपनी बीए की पढ़ाई करता है और उसके बाद शाम को गरीब बच्चों को ट्यूशन फ्री में देता था। तो मैं उस लड़के से मिली, मैंने कहा उपेंद्र, तू तो इतना अमेजिंग काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब तेरी उम्र के बच्चे तो इंजॉय करते हैं लाइफ, यू नो, तू तो इतना मेहनती, सुबह 5 बजे से रात को काम करता रहता है और गरीब बच्चों को भी पढ़ाता है फ्री में, जो तुम्हारे नेबर्स में, ऐसे कैसे हुआ? बोला मैम मेरा ना एक संस्था से, मैं जब छोटा था तो 8वीं कक्षा में था, तो आरोहण नाम का एक संस्था है जहाँ पे मेरे को होमवर्क के लिए मैं मेरे दोस्त के साथ जाता था, तो वहाँ से मेरा लाइफ चेंज हो गया। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो मेरे को संस्था जल्दी से लेके चल, क्योंकि मेरे को तो ऐसी ही संस्था की खोज थी जो इतना अच्छा काम कर रही है। तो बोला ठीक है, तो हम चलते हैं। तो फिर मैं उसी के साथ गई आरोहण, तो जो वहाँ की फाउंडर थी उनसे मिली। तो फाउंडर जब मिली मुझे, तो वो ज़्यादा, मतलब उसने मुझे ज़्यादा भाव नहीं दिया कि बोलो ठीक है, बोली कि अच्छा कोई आई है लड़की, कुछ अपना रेज्यूमे में लिखवाना है, कॉलेज की होगी, कोई लिख आना बच्चों को करना पड़ता है, रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए थोड़ा सोशल वर्क करना पड़ता है। फिर मैंने उनको उपेंद्र के बारे में बताया, तो उसने रिलक्टेंटली मुझे बोला अच्छा ठीक है, अगर करना है तो कर लो, एक आधा लाइफ कैंप आपको अगर ठीक लगे तो, वो मेरा टीचर है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लो। तो उसकी वजह से फिर मेरे वहाँ आरोहण में मैंने 2 लाइफ कैंप किए, क्योंकि एक फाउंडर ने हाँ बोल दिया, तो मैंने फटाफट जो वहाँ के टीचर्स थे उनके साथ कैसे भी करके कोऑर्डिनेशन करके 2 लाइफ कैंप, पहले 2 लाइफ कैंप मैंने आरोहण एनजीओ में कंडक्ट किए। तो वहाँ वो शुरुआत तो ओके मिल गई एनजीओ का, तो मैं पहुंची वहाँ, तो वहाँ के बच्चे तो काफ़ी बड़े थे, मतलब 18, 19, 20, 22, 23 साल के दिल्ली के बच्चे तो काफ़ी बड़े होते हैं। तो तो थोड़े मैं तो घबरा सी गई थी। तो फिर मैं बोला अब क्या करूं, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, जो सीखा था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से पल्लवी को साथ में खड़ा कर लेती हूँ तो इमेजिन करो, कर लिया कि पल्लवी खड़ी है मेरे साथ ही, तो शुरू कर देती हूँ तो हो जाएगा। so, प्रिपरेशन तो करा था खूब सारा, पूरे मॉड्यूल्स भी बनाए थे, अप्रूवल भी लिया था पल्लवी से भेज के, सब कुछ करा था, तो उसको खड़ा भी कर दिया पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से और शुरुआत कर लिया। तो एकदम से जैसे मैजिक हुआ ना, इतना अमेजिंग मेरा वो एक्सपीरियंस था उन 2 लाइफ कैंप्स का, कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि
इतना ब्यूटीफुल शेयरिंग किया बच्चों ने, इतना उनको सेफ महसूस हुआ कि वो अपनी इतनी दिल की बातें बता रहे थे, वो इतने शेयर एक्सपीरियंसेस कर रहे थे, उनके जो ड्रीम्स थे, उनके जो गोल्स, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टोरी सब उन्होंने, और जो माय लाइफ माय चॉइस वाला जो मॉड्यूल है हमारा, जिसमें उन्होंने कईयों ने इतनी टफ चॉइसेस ली टू डू द राइट थिंग इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। तो वो जब 2 लाइफ कैंप खत्म हुए तो जो फाउंडर थी उनको भी फीडबैक मिल गया होगा, तो वो तो मतलब एकदम से शी कॉल्ड मी इन द ऑफिस एंड देन शी अपोलोजाइज्ड कि भई आई एम सो सॉरी, आपको हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, एंड हम तो यू नो वी आर सो इम्प्रेस्ड, एंड इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम तो आज तक कहीं भी हमारे ऐसे संस्था में हुआ ही नहीं है, तो हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। हम और भी बहुत हमारे हैं वर्क जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, मैं आपको सबके साथ इंट्रोड्यूस करूँगी, तो मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहूँगी। तो मैं तो मैं कहा ओके, घबरा गई। मैं कहा मैं तो सिर्फ लाइफ कैम्प करने आई थी। फिर मैं बोला ओके ओके, फिर मैं बाहर भागी। मैंने कहा शिवा को फ़ोन किया, मैंने कहा शिवा तूने पार्टनरशिप तो मुझे सिखाया ही नहीं कैसे करते हैं। तूने तो मुझे सिर्फ लाइफ कैम्प सिखाया था, अब इसका क्या जवाब देना है? पार्टनरशिप हो रहा है यहाँ, तो वो तो MOU साइन करना है मेरे को, तो मैं तो घबरा गई। तो फिर उसने मुझे अच्छा घबरा मत, तो उसने मुझे पूरा सिखाया कैसे-कैसे क्या बोलना है, अंदर जाके मीटिंग कर कॉन्फिडेंटली। तो फिर मैं वापस गई, तो हमने फिर वो उनके साथ वो किया है कि हम आगे चल के उनके साथ पार्टनरशिप में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में और डिफरेंट स्कूल्स में उनके साथ काम करेंगे, बिकॉज शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क। फिर 2020 में फिर वो हो गए 2, फिर उसके बाद ना 2020 में ऑनलाइन मिसाल प्रोग्राम हुआ था। कोविड के टाइम में दिल्ली में एक मिसाल प्रोग्राम कंडक्ट हुआ था, ऑनलाइन किया गया था, सेंट्रल टीम से हुआ था। तो जो मिसाल के विनर्स थे उनसे मेरा कनेक्शन हो नहीं पाया था, क्योंकि मैं तो अभी जॉइन हुई थी, 2021 में ही जॉइन हुई थी, फ़रवरी में। तो मैंने उन मिसाल विनर्स को सबको कांटेक्ट किया, ज़ूम कॉल ऑर्गेनाइज़ करी, ईमेल्स एक्सचेंज हुई, फ़ोन कॉल्स हुए, सब कुछ डिस्कशंस हुए। तो उनमें से एक मिसाल विनर मेरे साथ है, अंजलि, जो कि बहुत एंथुसियास्टिक थी। उसको बहुत मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग था कि उसने इमीडिएटली बोला कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहूँगी। क्योंकि मैंने सबको इनवाइट किया था कि मैं अगला लाइफ कैंप एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैंने किया था, एक तीसरी संस्था में। तो सामर्थ्य लाइफ कैंप था, तो मैंने सब गर्ल्स को इनवाइट किया था कि आप आइए मेरे साथ, अब वो वॉलंटियर बनिए। तो अंजलि ने मेरे साथ उस सामर्थ्य लाइफ कैंप में वॉलंटियर किया मेरे साथ। तो वो लाइफ कैंप भी बहुत अलग किस्म का लाइफ कैंप था, बिकॉज़ वहाँ की लड़कियाँ जिस संस्था में हम गए थे साथ में, बहुत टफ सर्कमस्टेंसेस से उन लड़कियों को गुज़रना पड़ रहा था। हमारे कैंप में 2 18 साल की प्रेग्नेंट लड़की थी, एक का फादर की अभी जस्ट रिसेंट डेथ हुई थी। कुछ लड़कियां थी जिनके अगले दिन ही जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी, सेकेंड डे ऑफ द लाइफ कैंप किसी ने उनकी फैमिली में सुसाइड कर लिया। तो वो काफ़ी टफ लाइफ कैंप था हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत टफ था, क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। एंड उनको किस तरीके से मोटिवेट करना, उनको कैसे, मतलब जो उनके हालात है फिर भी वो अपनी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस नहीं गिव अप करना चाह रही थी, वो हमारे लिए भी बहुत आई ओपनिंग और बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था। तो वो ख़त्म किया। तो उसके बाद फिर अलग-अलग और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मीटिंग्स हुई, कुछ डिस्कशंस हुए। वो सब अभी हमारी जर्नी दिल्ली की अभी शुरू हुई है। तो अभी तो एक ही अंजलि है, पर मेरी ये विश है और विज़न ये है कि अगली बारी जब हम आएँ यहाँ पे,
तो हाँ, यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बच्चा दिल्ली का हो, तो बहुत सारी अंजलियाँ मेरे साथ हो, ये मेरा विश है। और बस अब अंजलि बोलेगी कुछ। या सो नाम जान चुके हो। पहली बात तो दिल्ली का नमस्ते सबको। दूसरा, मैं अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करती हूँ। मेरा एजुकेशन, मैंने एमए करी है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। बहुत नया कॉन्सेप्ट है अभी ये। सो इसमें सडनली मेरी लाइफ में सब चीज़ें सडनली हो जाती हैं, पता नहीं लगता। सो मेरा एजुकेशन, फिर मेरे इंटरेस्ट, हॉबीज एंड दीज, मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है। बस एक ये होता है ना कि बचपन से सपना है आपका कि आपको इस वे में जाना है। ठीक है, वो होगा या नहीं होगा वो तो भगवान मालिक है या तुम्हारी मेहनत है, लेकिन सपना होता है। सो मेरा सपना था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। ठीक है, मैं बचपन में भी अटेंडेंस लेना, एमी कॉपी चेक्स करना, मतलब अपनी लिखकर अपनी खुद ही कॉपी चेक करना, रैंडमली बच्चों के नाम लिखना, उसमें अटेंडेंस लगा रही हूँ। ठीक है, अपनी भाई बहनों को, मेरे 3 भाई बहन हैं, सो उनको बिठा कर और कर लेना। सो ब्लैक बोर्ड्स पर ऐसी चौक लेकर आओ, चौक नहीं है तो चूना होता है, तो चूने से बहुत अच्छा लिखा जाता है, तो मैं वो यूज करती थी। ठीक है, आप नहीं ला के दोगे तो मैं अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूंगी। ठीक है, करना वही है। सो वहां से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मास्टर्स करी, मतलब बैचलर्स करी। वहां पर मेरे घर में थोड़ा मतलब ये है कि पेरेंट्स के बीच में उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन थोड़ी बायस नेचर है। सो वहां पर ये आता है कि मेरे 2 छोटी बहनें हैं, एक फिर मैं हूँ, फिर मेरा बड़ा भाई है। तो एक पहला लड़का, और वो भी मतलब बड़ा है, और मतलब पहला बच्चा और वो भी लड़का, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। सो वहां पर मैंने वो फेस करना स्टार्ट करा, क्योंकि मैं हूँ मस्त मौला, ठीक है यार कर लेंगे, ओके हो जाएगा। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पर मतलब जब लाइफ क्या होती है मुझे नहीं पता। ठीक है, खा लिया, खेल लिया, मस्त रह गए, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, ठीक है, ओके, आई एम एवरेज स्टूडेंट। 60+ मेरे आते हैं, 60 आते हैं, से ज्यादा मेरे नहीं आए आज तक। बट ठीक है यार, चल लिया। जिंदगी का मतलब यही है कि खुश रहो। सो वहां से बट जब डिफिकल्टीज आने लगी, कि जब रियलाइज हुआ कि ये नहीं यार, पेरेंट्स भी इनइक्वालिटी करते हैं और ऐसे भी फेस करना पड़ता है, तो अब कैसे रियलाइज करा जाए। रोना आता था, बात नहीं होती थी पेरेंट्स से, नहीं करनी यार, तुम इक्वालिटी तो कर रहे नहीं हो, क्या बात करूं मैं आप लोगों से। ठीक है, फिर भाई से बहस होने लगी, भाई से बात ही नहीं करती थी मैं उससे कि नहीं तू तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं बात नहीं करूंगी तुझसे, मेरे को क्यों नहीं करते हैं, मेरे में क्या कमी है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ जर्नी। उसके बाद एजुकेशन की बारी आई। मेरे फादर, मतलब मेरे पूरा फादर का जो बैकग्राउंड है और मेरे बुआ वगैरह सारे साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनकी फैमिली भी, मेरे पापा, मेरा भाई सारे साइंस वाले हैं, मेरी सिस्टर भी। सो मैं एक ह्यूमैनिटीज से हूँ, आर्ट्स ली थी मैंने, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट है, अब साइंस तो मिल नहीं रही, ना इंटरेस्ट, भाई जो मिलेगा पढ़ लेंगे, दिल से पढ़ना है बस, ये पता है। ठीक है, सो ह्यूमैनिटीज मिल गई, वो भी चलो मिल ही गई थी यार, नहीं अच्छे मिल गई थी। ठीक है, फिर सब्जेक्ट चूज हुए, हाँ ओके। बट वहां ये बात है कि मुझे मतलब मैं ओपन से करना चाहती थी अपनी ग्रेजुएशन, लेकिन मेरे फादर कह रहे थे कि रेगुलर से करो, तुम्हें एक्सप्लोरेशन ज्यादा मिलेगा। उनका कहना सही था, लेकिन मेरा नहीं था मन कि नहीं करनी। तो वहां पे मेरे फादर ने मुझसे बात करनी छोड़ी, फिर नहीं करनी, कि भाई ने साइंस ली है, फिर उससे एक्सपेक्टेशंस होने लगी कि नहीं, तो प्रेफरेंसेस उठने लगा। मैं यहाँ आने लगी, मेरे मतलब कंपैरिजन होता था घर में, तो मैं यहाँ, मेरा भाई यहाँ, फिर मेरी एक छोटी बहन है, मतलब शी इज इन 12th, तो जब वो छोटी थी तो उससे कंपैरिजन हो रहा था, क्योंकि एक माइंडसेट होता है, वो जल्दी ज्यादा ग्रैब कर जाती है, मैं थोड़ी स्लो लर्नर हूँ, एक चीज को 3-4 बार पढ़ना मुझे जरूरी होता है, नहीं तो मुझको ध्यान नहीं रहता है। सो वहां पर ये होने लगा कि कंपैरिजन मेरे ऐसे ऐसे होने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, हो रहा है तो फेस तो करना ही है यार, अब खुल के सामने देखते हैं क्या होगा। सो इतना सोचना नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ, ठीक है ओके, फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब आफ्टर दैट जब मास्टर्स हुई, वहां पर ये दिक्कत आती थी कि मुझे फाइन आर्ट्स करना है, मतलब मैं पेंटिंग में, मतलब क्रिएटिव लड़की हूँ उनसे से, मैं बोलती बहुत हूँ, यहाँ मतलब थोड़ा सा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, तो लेकिन पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कुछ मैं लिखती हूँ, तो मुझे वो चीजें पसंद है, लेकिन पापा को लगता है इसमें कोई स्कोप नहीं है। सो उन्होंने ही डिनाइड कि नहीं, फाइन आर्ट्स तो मैं नहीं करना, क्या स्कोप है, क्या करोगे इसको करके। तो उस टाइम मैंने कहा चलो ठीक है, अब
करना उन्होंने ही है, ठीक है, हम तो चुप बैठ गए साइड में, ओके। फिर आफ्टर दैट वहां से मेरी एक इनसे टर्निंग पॉइंट लिटिल बिट, मैं वो रियलाइज अभी हो रहा है, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट ही था, क्योंकि उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि देखो करना तो मुझे है, मुझे फाइन आर्ट्स करना है या कुछ भी जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करना है। आप भले ही हेल्प ना करो, क्योंकि इकोनॉमिकली वही हेल्प कर सकते हैं, तो वो हेल्प ना करें, लेकिन करना मुझे है। मैं आगे पैसे कमा के खुद कर लूंगी, लेकिन करना है मुझे, और मैं गलत नहीं हूँ ये मुझे पता है। सो वहां से हुआ, फिर वहां से थोड़ा चेंज आया। फिर जब मैंने मास्टर्स करी तो पापा सपोर्टिव थे मेरे, बड़े उस टाइम पे बड़े सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, कि भाई बुक, उनके ना एक स्ट्रक्चर है कि बुक इज नेसेसरी, सो बुक नहीं होगी तो तुम पढ़ नहीं सकते हो। फाइन आर्ट्स में इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं होने। सो वहां से फिर जब मास्टर्स में एडमिशन हुआ तो साथ में गए कि चलो चलो कोई नहीं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीजें ठीक है, तुम कर लो मास्टर्स और हम तुम्हें पुश करेंगे, ठीक है। अब वहां से करी मास्टर्स करी, मास्टर्स करने के बाद ठीक है, लेकिन मेरी घर में थोड़ा ये तो है ही डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी अब तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, बिकॉज मैं सामने खड़ी हो जाती हूँ कि करो कैसे करो, कि मैं हूं यहाँ पर, नहीं हो सकता मेरे सामने ये चीजें। तो वहां से ये हुआ कि मेरे घर में थोड़ा अप डाउन है, मतलब एक गर्ल्स वाला, जो मेरी मम्मी भी है उन्होंने भी आर्ट्स ली थी अपनी, मतलब आर्ट्स ग्रुप से वो, तो वहां पर भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन चला, क्योंकि मेरे फादर कहीं ना कहीं होता है ना, बायस होता है नेचर की, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, उनको घर का काम आता है, एंड दे कैन डू होम चोर्स ओनली। सो वो था थिंकिंग। तो जब मैं वहां पर आई कि सही ऐसा नहीं है कि मम्मी ही काम करे, पापा भी काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें, तो जब मैं खड़ी हुई तो मम्मी को मैं ये कह सकती हूँ कि सपोर्ट काइंड ऑफ, बोलती अभी भी नहीं है, शर्मा जाती हैं, रुक जाती हैं, डर जाती हैं बिकॉज ऑफ पापा, इन फ्रंट ऑफ पापा, लेकिन अब उन्हें लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, सपोर्ट है, तो मैं बोल सकती हूँ। ये चेंज था मेरे वजह से, क्योंकि मैं अगर नहीं होती तो शायद मेरी मम्मी अभी भी घबरा रही होती, क्योंकि ससुराल में वैसे ही था सिचुएशन कि 10 जनों का तुम्हें इकट्ठा करना है और तुम्हें ही करना है, बिकॉज ऑफ लाइक तुम बहू हो पहली, मेरे पापा सबसे बड़े हैं, तो तुम्हें ही करना है। तो वो बहुत ही, मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि मैं अपनी मम्मी को, मतलब बहुत ही उन्होंने क्या झेला, क्या करा, बहुत ही मतलब सेक्रीफाइस कर करके वो आई हैं। सो इवन पापा भी ऑल्सो, उनकी भी ऐसी ही जर्नी चले, बिकॉज सबसे बड़े हैं, तो आप सबको पता है कि सबसे बड़ा है घर का तो करना उसे ही है, तो वो भी 7-8 भाई बहन, तो ऐसी चीजें हुई। फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ना, हर किसी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है, उसको पहचानने की जरूरत होती है तुम्हें। तो इन बिटवीन माई ग्रेजुएशन ऐसी एक ITI होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सारी जगह होते हैं, ऑल ओवर, आई थिंक इंडिया ही है शायद। तो उसमें ये है कि तुम सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह कर सकते हो। तो आई टुक कमर्शियल आर्ट, भाई आर्ट करनी है, मिल जाएगी तो कर लूंगी। तो पापा ने इवन बताया, क्योंकि वो गवर्नमेंट था, तो मेरे पापा गवर्नमेंट रिटायर है MCD से। सो वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं पहले एक लाइन भी सीधी नहीं खींचती थी। वहां से ऐसा हुआ कि मैंने पूरी ड्राइंग ही बनानी शुरू कर दी। मैं एक्लैरिक कलर लेती हूँ, कपड़े पे बनाती हूँ ड्राइंग, और शीट्स पे बनाती हूँ, इमेजिनेशन, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई वहां से करते करते करते। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट फिर से एक है कि तुम्हें रियलाइज नहीं होता है, सेल्फ रियलाइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट। और वो अगर नहीं कर रहा है बंदा, तो प्लीज डू, कि तुम कौन हो और तुमने क्या क्या करा है, वो सही करा है या नहीं करा है, और कितना सही करा है, और नहीं करा, तुम्हें लग रहा है वो नहीं करा है सही, तो उसको करो। तो वो जो 2020 था, ये कोविड जो पीरियड था, 2019 में मुझे मेरे बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने रियलाइज करा, देख तू झूठ बोलती है, तू ऑनेस्ट नहीं है। क्योंकि मैं कभी कभार होता था, मुझे बच्चा मन है, ठीक है, उस सेंस से नहीं बोला, लेकिन हाँ तूने झूठ तो बोला, तूने चोरी तो करी है किसी बात की, धोखा तो दिया है, तेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन उसको कहते एक मेन फॉर्मल लैंग्वेज में यही है कि धोखा देना, झूठ बोलना, ऑनेस्ट नहीं रहना। तो आई रियलाइज्ड कि अब तक जो मैं कर रही थी, आई नो मैं क्या कर रही थी, उसे रियलाइज करना 2020 ये पूरा उसी में गया, रियलाइजेशन में। तो आई गॉट टू नो कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ हूं। एंड 2020 में ही मुझे ओएसिस एक सडनली बाय चांस जर्नी थी मेरी ये, क्योंकि जो उस टाइम के कोऑर्डिनेटर थे, नितिन है उनका नाम, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे, जस्ट रैंडमली आई गॉट अ मैसेज कि ऐसे ऐसे है ग्रुप पर। मैंने कहा ठीक है भर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्या इशू है, मैं तो वैसे बेरोजगार थी उस टाइम पे। तो मैं 1 साल जॉब करी है मैंने टीचिंग लाइन में ही। सो वहां से
ठीक है, कंपटीशन में पार्ट लिया, वहां पहली स्टेज थी, ऐसे लिखा मैंने, ऐसे में इवन मैंने आई टुक हेल्प फ्रॉम माई यंगर सिस्टर, वो 10th में है, तो उसको ये बड़ी मतलब ये थी कि छोटी छोटी चीजें जो देश के लिए हमें करनी है उसने मुझे बताया। मेरे दिमाग में तो इतनी थिंकिंग नहीं थी, क्योंकि मुझे करना है, अपने लिए करना था यार, ठीक है खाना है पीना है सो जाना है। तो मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मैं ये चीजें करती थी। अब उसने मुझे बताया छोटी छोटी, मैंने उससे हेल्प ली, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अगर अपने छोटों से भी हेल्प मिली है तो प्लीज डू। तो मैंने उससे हेल्प ली कि मुझे बता क्या लिखूं, ठीक है, उसको फॉर्म मैंने करा लेकिन उसने बताई। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी सारी बातें, वो लेवल जो क्रॉस हुआ है वो उस बच्ची की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं अपनी थॉट्स लिखती तो पता नहीं क्या लिख देती। और मेरा जो लेवल था, एक मैं 24+ हूँ उस टाइम पे, और वो सिर्फ 10th में है, तो एक लेवल गैप बनता है। तो उसने जो बताई चीजें वो आजकल की बातें थी, मैं भी आजकल की बोलूंगी, लेकिन एक सेंस मेरा पिछले जमाने में भी जाएगा, क्योंकि मैं 90s बॉर्न हूँ। तो उसने मुझे बताई, फिर उसके बाद ग्रुप डायलॉग हुआ। मैं थोड़ी एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो ये होता है कि मैं पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशंस और क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वहां हमें नहीं पढ़ाया जाता था कि भाई एक बेस जो होता है, जो एक यू कैन से कि मैथ्स का बेस होता है कि 4 ऑपरेशंस हमें पता होते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमें नहीं बताया जाता। ये होता है बस ये करना है, तुम्हें क्यों करना है वी डोंट नो, हमें बस आगे करके करना है, ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है, क्यों करना है हमें शायद अब तक भी बच्चों को नहीं पता होता। सो वहां से चीजें बिल्ड हुई। ग्रुप डिस्कशन में, इवन मास्टर्स में ही मुझे जर्नी मतलब इतना एक चेंज था मेरे लिए एजुकेशन में, क्योंकि मास्टर्स से पहले मुझे नहीं पता था कि एजुकेशन में क्या क्या नीड है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो 0 to 8 years होती है, पहले 8 साल बच्चे के, वो कितनी जरूरी है वो मुझे पता लगी, क्योंकि हम भी ऐसे ही पल गए, हमें भी नर्सरी केजी ऐसे ही करा दी। कि मेरी इवन छोटी बहन ने नर्सरी केजी भी नहीं करी, कि पापा को लगता है घर में पढ़ जाएंगे बच्चे, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की उन्हें। सो वहां से पता लगा। हाँ, सो उसके बाद फिर ये कंपटीशन और फिर कैंपेन हुआ। कैंपेन में मैंने एक छोटा सा बताऊंगी कि वहां पर मुझे सिर्फ यूथ का एक वो लेना था, लेकिन वहां पे मैंने छोटे बच्चे लाइक 5th स्टैंडर्ड से लेकर 50 years ओल्ड तक के सबकी जो थिंकिंग थी, सबके थॉट्स थे, आई टुक ऑल द थॉट्स, कि क्योंकि मुझे जानना था, ये मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जानना है और लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, खुद के बारे में। मैंने मेन कुछ सब टॉपिक्स बनाए, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ दिस एंड बहुत सारे सब टॉपिक्स थे। तो आई टुक दैट एंड मैंने जस्ट होर्डिंग ऐसी जस्ट यू कैन से कि वॉल पे ऐसे चिपका दिया, कि मैं घर से बना के लेकर गई थी, ऐसे ही लगा दिया कि तुम इस पे बोलो। तो सबने मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था मेरा। सो उनका, सॉरी मेरा तो था ही, आई नो आई एम गुड। सो उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा मुझे सीखने को मिला उनसे। छोटी सी बच्ची 5th क्लास का, हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं होता था, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था या सिखाया नहीं जाता था। बच्चे खुद में कुछ होते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत कम मिलती है। तो वहां से चेंज हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, आई रियलाइज मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं इससे ज्वाइन थी ओएसिस से बहुत ज्यादा, कि भाई चलो कुछ होगा तो मैं एज ए वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। मुझे चाहिए कुछ नहीं, बस ये है कि बच्चों के साथ मुझे बहुत खुशी होती है, लोगों के साथ बात करना, उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। सो वहां से हुआ। फिर जब मेरे पास मेल आई कि हाँ ऐसे लाइफ कैंप होने वाला है, मैं MSLDP में नहीं आई थी क्योंकि मेरे फादर डिनाइड कि नहीं जाना है बिकॉज ऑफ कोविड। बट मैं इस लाइफ कैंप में गई और वहां पे भी मैंने थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, क्योंकि वो वहां के लिए और इवन सबके लिए, मेरे लिए खुद इंस्पिरेशन वाला काम होता है कि हाँ वो रियलाइज मुझे नहीं होता है कि हाँ आई स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ माय फादर और मैं डिनाई कर रही हूँ, उनका हाथ रोक रही हूँ कि नहीं मारना या ये चीज नहीं करनी, ये चीज गलत है, तुम क्यों कर रहे हो, और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब एक मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। सो उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हुआ। इवन आई मतलब मैं पास हुई, एक सेंट्रल एग्जाम होता है टीचिंग का, वो गवर्नमेंट बेस होता है, तो उसमें मैंने अच्छे मार्क्स लिए बिकॉज ऑफ लाइक मेरे पेरेंट्स की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा क्योंकि वो बुक बेस्ड था, तो आई लाइक दे सपोर्टेड कि तू पढ़, अच्छे से पढ़, तुझे PhD करनी है, मतलब मुझे PhD करनी है, सो PhD कर, अच्छे से कर, ठीक है। तो उन्होंने सपोर्ट करा एंड गॉट 78 मार्क्स, मतलब 77.33%। सो बहुत अच्छी बात मेरे लिए हुई और मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट करना शुरू करा, वो बहुत अच्छे से बात
बात करते हैं मुझसे बड़े प्यार से, बड़े सरलता से, बहुत मुझसे पूछते हैं आके, अच्छा तू समझदार हो गई है, तो तूने लेवल क्रॉस कर लिया, तूने एजुकेशन का लेवल क्रॉस कर लिया, तो तू समझदार है। बट एक खुद की मेरी डेवलपमेंट थी कि मैं अब छोटे बच्चों से भी, जो मैं नहीं करती, छोटे बच्चों से भी आप करके मैं बात करती हूँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट जो तुम दोगे अल्टीमेटली वो तुम्हें वापस मिलती है। तो वो जो मैंने चीजें सीखी इवन मेरी छोटी बहनों से, सबसे, कि हाँ तुम रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। और मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, बट ये है कि तुम सुधर जाओ, दिस आई वांट, सुधर जाओ इन द सेंस गुड थिंकिंग में। सो ये मेरी जर्नी थी। और मैं सिर्फ ये चीज कहूंगी कि अब जैसे ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 2 सेकंड, ये मेरे फादर ने बनाया, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। सो ये दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई एम गिविंग कि अर्निंग का बहुत होता है, क्योंकि मेरे पास ये था कि मैं खुद से कमाना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू टेक फ्रॉम माय पेरेंट्स, मैं नहीं लेना चाहती हूँ उनसे। तो कि लोगों को, गर्ल्स को इवन, कि ऐसे इंस्पिरेशन और ऐसी मैं चीजें सिखा सकूं जिससे वो कमा सके, क्योंकि एक वही सोर्स है जिससे वो जिंदगी जी सकती है। मतलब एक सोर्स इन द सेंस कि जिंदगी जीने के लिए पैसे तो जरूरी है ना, प्यार, केयर, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन पैसा चाहिए, एंड दिस इज फैक्ट एक्चुअली। सो ये चीज मेरा अभी ड्रीम यही है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि चेंजेस आए लोगों की थिंकिंग में। मेरे पेरेंट्स में तो शायद आ ही जाए, धीरे धीरे आ ही रहे हैं, तो और लोगों में आए। और कोशिश यही है बस। एक चीज, हाँ, ये एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहती थी, मैं लिखती हूँ, तो मैंने छोटा सा लिखा था मेरी 20 घंटे की ट्रेन की जर्नी में, तो मुझे बताना कैसा है, पोएट्री काइंड ऑफ है। सो एक खुला रास्ता मिला जहां अपना एक पैर संभाल कर रखना था, इसमें कहीं पक्ष थे कहीं विपक्ष, और अब की बात करें तो चुनौतियां हैं, कहीं कठिनाइयां हैं तो कहीं सरलता भी है, प्रश्न है तो उत्तर भी है, खामियां हैं तो खूबियां भी हैं, और आलस है तो मेहनत भी है, अंत में बस एक साथ है धैर्य। थैंक यू। थैंक यू अंजलि, वेरी वेरी लवली। तो वही है, हमारा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप का बेस्ट वर्जन हमेशा बने, और लाइफ में जिधर भी बर्थ हुआ हो उससे लिमिट ना होकर सेल्फ मेड कहीं भी लड़की या लड़का बन सकते हैं। बस यही मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दिल्ली की सब यूथ को समझा पाएँ, सिखा पाएँ, और अपना ओएसिस का जर्नी दिल्ली में खूब कंटिन्यू कर पाए आगे चल के। क्योंकि दिल्ली का यहाँ से बहुत चेंज है, वहां पे लोग पोलाइट कम, मतलब एक गुस्से में ज्यादा होते हैं, तो यहाँ वो चेंजेस मुझे देखने को मिले। क्योंकि मुझे लगता था दिल्ली में रह के कि मैं बहुत मैं बहुत अलग हूँ, लेकिन वहां मिला, मतलब वहां जाके मुझे पता लगा कि, मतलब यहाँ आके, सॉरी, वहां तो मुझे लगता था मैं अलग हूँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा नहीं, मेरे जैसे भी लोग हैं और मैं सही हूँ, मतलब अच्छे भी लोग होते हैं दुनिया में। Thank you so much. We have a little video as well of Delhi, so we'd like to play that as well. जो मूवमेंट है वो एक तरह से बच्चों को टीचिंग कराना है, कि मैं जिस बच्चों को टीचिंग कराऊँ ना, वो मेरे लिए हैप्पीनेस है। उनकी बातें सुनना, मेरी जो बचपन है वो याद आ जाता है एकदम ही, तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मेरे को वही हैप्पीनेस बहुत बेस्ट है।
Patel, founder president of Arohan. I congratulate all the Oasis Movement team on their annual retreat. Arohan works with underprivileged children, women, and other members of the society. Mainly, we are into education and empowerment of women. Our association with Tina is when she approached for life camp training with the students. I was not very sure that many people come and say that we will do, and they work in bits and bits. But when Tina worked with us, I was very, very impressed and hopeful that we can work more, and I spoke to Tina that to impart and associate for this kind of workshops with our other units also. Thank you and wish you all the best and have a great time. Thank you so much.